नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे आप और आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस पुराने देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वीडियो बनाने का वो है डिवोर्स का। डिवोर्स का देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो डिवोर्स है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि जो लॉ जो कहता है हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का जो लॉ जो लेजिस्लेशन बना है उसमें डिवोर्स किस तरीके से और क्या ग्राउंड्स होता है उस ग्राउंड्स को हम जानने की कोशिश करेंगे और लेजिस्लेशन किन-किन ग्राउंड्स को अलाउ करता है कि कोई भी पार्टी किस ग्राउंड्स पे डिवोर्स ले सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। पहले तो हम देखते हैं ये लॉ को देखते हैं जो कि बना हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट। तो दोस्तों की पहली चीज़ ये है कि डिवोर्स जो है जो कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि हस्बैंड डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है और वाइफ अपोज़ करती है। एक तो ये डिवोर्स होता है। एक दूसरा डिवोर्स होता है जो वाइफ अप्लाई करती है डिवोर्स के लिए और हस्बैंड अपोज़ करते हैं। और तीसरा डिवोर्स होता है कि डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट। हम इन तीनों डिवोर्स को बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस लेजिस्लेशन के माध्यम से। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो डिवोर्स है वो सिर्फ आपको कोर्ट के द्वारा ही मिलेगा तभी वो मान्य होगा। कई बार कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारा डिवोर्स हो गया, हमने नोटरी पब्लिक से या ओथ कमिश्नर से स्टैम्प पेपर पे जो डिवोर्स की डिग्री बना ली है और वो क्या मान्य है। मैं यही बताना चाहूँगा कोई भी स्टैम्प पेपर पे अगर नोटरी से करवा रहे हैं चाहे ओथ कमिश्नर से करा रहे हैं वो डिवोर्स आपका मान्य नहीं है। डिवोर्स की डिग्री सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके लेवल के प्रेसिडिंग ऑफिसर जब तक उस डिग्री पे साइन नहीं करते हैं और कोर्ट की स्टैंप नहीं लगती है तब तक वो डिग्री ऑफ डिवोर्स नहीं माना जाएगा। और या फिर फैमिली कोर्ट अगर आप सारे डिवोर्स जो हैं वो सिर्फ फैमिली कोर्ट्स में ही एंटरटेन किए जाते हैं। आज जहाँ कुछ पॉपुलेशन कम है जहाँ फैमिली कोर्ट्स नहीं बनी है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के प्रेसिडिंग ऑफिसर या एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के प्रेसिडिंग ऑफिसर ही डिग्री ऑफ डिवोर्स को साइन कर सकते हैं और कोर्ट की स्टैंप लगेगी तभी वो डिवोर्स मान्य कहलाया जाएगा। और इसके एवज में अगर बिना डिवोर्स लिए अगर कोई भी जो स्पाउस है वो मैरिज करते हैं तो वो बाइगेमी के तौर पे गिनी जाएगी और उन पे 494 494 आईपीसी की धाराएं लग सकती हैं। अगर कोई भी जो हिंदू मैरिज एक्ट की जो प्रोविजंस को वायलेट करते हुए सेकंड मैरिज करते हैं और डिग्री ऑफ डिवोर्स नहीं लेते हैं और सेकंड मैरिज कर लेते हैं तो वो जो है जो उनका जो फर्स्ट मैरिज है वो लीगल वैलिड गिनी जाएगी। सेकंड मैरिज जो होगी वो जो की होगी वो इलीगल गिनी जाएगी और उसमें जो पर्सन जो चाहे स्पाउस चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो बिना कोर्ट की जो डिग्री लिए बिना अगर शादी करते हैं तो वो बाइगेमी के अंदर गिना जाएगा। तो आइए हम इस टॉपिक के अंदर आते हैं वापस डिवोर्स के ऊपर। तो जो डिवोर्स जो है देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइंड है। अगर हम इंडेक्स में जाएंगे तो ये डिफाइंड है सेक्शन 13 के अंदर। तो आइए हम सेक्शन 13 को बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं और इस सेक्शन में क्या लिखा है और क्या क्या ग्राउंड्स हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है सेक्शन 13 डिवोर्स जो कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंदर डिफाइंड है। तो ये सेक्शन 13(1) क्या कहता है, एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act may on a petition by either the husband or the wife be dissolved by decree of divorce on the grounds that the other party। देखिए ये हिंदू मैरिज एक्ट है जो कि सामान्य अधिकार देता है हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। तो सेक्शन 13(1) ये कहता है कि मैरिज सॉलेमनाइज्ड होने के बाद और जो एक्ट बना है 1955 का इससे पहले या बाद में जो कोई भी पर्सन जो है जो पिटीशन जो है चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो फाइल कर सकते हैं और डिग्री ऑफ डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो मतलब जो पिटीशन जो याचिका दायर कर सकते हैं। जो ग्राउंड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं अगेंस्ट अदर पार्टी, चाहे हस्बैंड हो तो वाइफ के अगेंस्ट या वाइफ हो तो हस्बैंड के अगेंस्ट। वो पहले क्या क्या ग्राउंड्स हैं
नंबर पार्ट 1 के अंदर चलते हैं। 1 का जो सब पार्ट 1 है वो ये कहता है कि हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। तो कोई अडल्ट्री पे रह रहे हैं तो वो कोई भी हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर वो अडल्ट्री में किसी के साथ रह रहे हैं तो वो इस ग्राउंड पे, अदर पार्टी चाहे तो इस ग्राउंड पे वो डिवोर्स ले सकते हैं। सेकंड पार्ट पोर्शन जो कहता है 1 पार्ट ए ये कहते हैं कि हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द petitioner विद क्रूअल्टी। मींस कोई भी petitioner, जो petitioner चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनके साथ अगर किसी ने क्रूअल्टी की है, चाहे वाइफ ने क्रूअल्टी की हो चाहे हस्बैंड ने क्रूअल्टी की हो, तो जो petitioner होंगे वो इस क्रूअल्टी के आधार पे भी डिवोर्स ले सकते हैं। पहला था वो अडल्ट्री का, ये पार्ट 1 ए ये कहता है कि जो कि क्रूअल्टी का, कि अगर कोई आदमी ने क्रूअल्टी की है किसी के साथ तो जो पर्सन है वो petitioner के अगेंस्ट, जो petitioner है वो चाहे ये रिलीफ ले सकते हैं। 1 बी ये कहता है हैज deserted the petitioner for continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition। जो अगर petitioner को किसी ने डेजर्ट किया है, मतलब उनके जो स्पाउस ने डेजर्ट किया है, जो कि 2 साल से कम 2 साल तक अगर उनको डेजर्ट किया हुआ है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, जब पिटिशनर फाइल करते हैं, अगर 2 साल का डेजर्टेशन का ग्राउंड बन रहा है, 2 साल से डेजर्टेड किया हुआ है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही ग्राउंड हो, कोई भी एक ग्राउंड हो, चाहे अडल्ट्री का हो, चाहे वो क्रूअल्टी का हो, चाहे वो डेजर्टेशन का हो, तो इन किसी भी ग्राउंड्स पे वो पिटीशन डाल सकते हैं, क्योंकि और करके लिखा है। तो सारे ग्राउंड जरूरी नहीं सारे हों। मोस्टली क्या होता है कि जब 490 केस होते हैं तो हस्बैंड जो है वो 13(1) पार्ट 1 ए 1 पार्ट 1 बी के अंदर क्रूअल्टी और डेजर्टेशन के ग्राउंड्स पे ही जो है वो अपनी पिटीशन फाइल करते हैं। फिर पार्ट 2 ये कहते हैं कि हैज सीज टू बी द हिंदू बाय कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन। अगर कोई जो ऑपोजिट पार्टी है वो अपना धर्म छोड़ के हिंदू, क्योंकि ये एक्ट जो बना है हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, अगर वो अपना रिलीजन चेंज कर देते हैं तो मतलब और कोई दूसरा रिलीजन अपना लेते हैं, तो petitioner चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो इस ग्राउंड्स पे भी डिवोर्स की एप्लीकेशन दे सकते हैं। नंबर 3 ये कहता है हैज बीन incurably of unsound mind or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such extent the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent। कोई भी अगर अनसाउंड माइंड के हो, जो इनक्यूरेबली मींस जो जिनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, और चाहे वो कंटिन्यूसली हो, जब बीच बीच में उनको कोई जो मेंटल डिसऑर्डर होता हो, तो जो अगर petitioner को लगे कि अब मैं इस पर्सन के स्पाउस के साथ रीजनेबली जो फर्दर रहना जो है मैं इन स्पाउस के साथ नहीं रह सकता, तो इसलिए इसमें जो डेफिनेशन है वो डिफाइन भी की गई है। मेंटल डिसऑर्डर को क्या किस ग्राउंड पे डिफाइन किया है कि कोई भी तरह की मेंटल इलनेस हो, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, मींस अगर जो माइंड ही पूरा प्रॉपर्ली डेवलप ना हुआ हो, और या फिर साइकोपैथिक डिसऑर्डर हो, और एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड एंड इंक्लूड्स सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया अगर है तो सफिशिएंट ग्राउंड बनता है जो डिवोर्स का। और यहाँ पे साइकोपैथिक डिसऑर्डर के बारे में भी बता रखा है। साइकोपैथिक डिसऑर्डर को क्या डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि साइकोपैथिक डिसऑर्डर जो है एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट 1 है ए है उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो अब इस एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर को क्या बताया गया कि कोई भी persistent disorder हो और disability of mind हो, whether or not including subnormality of intelligence which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the party, whether or not it requires or is susceptible to the medical treatment। अब ये चाहे उस पर्सन को जो स्पाउस है वो उनको इस तरह का बीमारी हो, चाहे उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूर आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन इस तरह के से डिसऑर्डर हो जो कि परसिस्टेंट हो, जो कि डिसेबिलिटी ऑफ माइंड हो, और जो कि एबनॉर्मल एग्रेसिव हो और सीरियसली इररिस्पांसिबल कंडक्ट हो, जो अगली पार्टी को लगे कि ये बहुत इररिस्पांसिबल कंडक्ट है, तो चाहे वो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो या ना हो, तो ये साइकोपैथिक डिसऑर्डर को डिफाइन किया गया। और फिर अगला ग्राउंड बताया गया है
ये तीन ग्राउंड हो गए थे, अब फोर्थ ग्राउंड यहाँ पे उन्होंने डिलीट कर दिया, फिफ्थ बता रखा है कि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज इन एनी कम्युनिकेबल फॉर्म। तो इस ऐसी कोई बीमारी हो जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म में हो, जो वेनरेबल डिजीज हो। अगर फिर उन्होंने बताया है कि 6 नंबर जो बताया है कि हैज रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। कोई अपने आप को जैसे कोई साधु बन गया हो, सन्यासी बन गया, मतलब सन्यासी बन गया हो, या फिर सन्यासिनी बन गई हो, या मतलब जो वर्ल्ड से अपने आप को रिनाउंस कर दिया हो, तो ऐसे ग्राउंड्स पे भी मतलब जो अपने आप को दुनियादारी से अपने आप को मुक्त कर दिया हो जिसने, तो ऐसे ग्राउंड से भी ये भी ग्राउंड बनता है कि वो मतलब डिवोर्स लेने के लिए ये भी एक ग्राउंड है। अगले फिर इन्होंने बताया 7 पोर्शन ये बताता है कि हैज नॉट बीन हर्ड और बीइंग अलाइव फॉर द पीरियड ऑफ 7 years और मोर by those persons who would have naturally been heard of it had the party been alive, जो कि जिसके बारे में 7 सालों से कुछ पता ही ना हो कि कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, तो अलाइव मतलब ये मान लिया हो कि जो पर्सन है कि जो है कि हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव, कि 7 साल से जैसे कोई मतलब गायब हो गए हैं और कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, जो कि 7 साल तक या फिर 7 साल तक का उनका पता ना चला हो। तो फिर ऐसे केसेस में भी अगर 7 साल से ज्यादा का डिफरेंस हो गया है, 7 साल तक का डिफरेंस हो गया है, तब भी ये ग्राउंड बनता है डिवोर्स की पिटीशन फाइल करके जो डिग्री ऑफ डिवोर्स लिया जा सके। अब फिर लिखा है, एक्सप्लेनेशन बता रखा है कि एक्सप्रेशन डेजर्शन। अब देखिए डेजर्शन जो डिफाइन किया था वो पार्ट बी में किया था 1 और पार्ट बी के अंदर किया हुआ था कि डेजर्शन कि 2 साल तक का गैप मतलब पार्टी ने एक दूसरे को छोड़ा हो दूसरी साथ। अब डेजर्शन का भी डेफिनेशन दे रखी है, क्या होता है डेजर्शन में, कि मींस डेजर्शन ऑफ एनी अदर पर्सन और अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज और विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द पार्टी, अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी। तो कल जो भी कोई स्पाउस ने एक दूसरे स्पाउस को छोड़ा हो कि बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजनेबल कॉज के छोड़ा हो, या फिर बिना कंसेंट लिए। अब ऐसे नहीं कि कल को कोई टीचिंग कर रहे हैं या फिर दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं तो कल को कह दिया जाए कि वो डेजर्शन हो गया। अगर दूसरे स्पाउस से कंसेंट नहीं ली है ऐसे ग्राउंड में और बिना रीजनेबल कॉज से छोड़ के गए हैं, तो जो पिटिशनर हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, इस ग्राउंड पे भी जो डेजर्शन का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ वो बनता है ऐसे में। तो फिर आगे लिखा है कि एड इंक्लूड्स द विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पिटिशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज एंड इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। तो ये सब कोर्ट सारे अटेंडिंग फैक्टर्स होंगे, उसको देखेंगे। अब ऐसे नहीं कि कल को इंटेंशन ही नहीं है उस पार्टी की आने की और जो दूसरी पार्टी ने पिटिशनर को बिना रीजनेबल कॉज के छोड़ा हुआ है, बिना कंसेंट के लिए छोड़ रखा है या फिर विलफुल नेग्लेक्ट किया हुआ है, तो ये भी ग्राउंड मतलब ये डेजर्शन को जो एक्सप्रेशन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा है फिर, ये तो था सारा फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट का ए पार्ट जो कैपिटल ए पार्ट है वो उसके ऊपर हम चलते हैं। आइदर पार्टी टू द मैरिज वेदर solemnized before or after the commencement of this act may also present a petition for the resolution of the marriage by decree of divorce on the ground that there has not been resumption of the cohabitation between the parties to the marriage for the period of 1 year or upwards after the passing of the decree of the judicial separation in the proceedings to which they were the parties। तो आप देखिए जुडिशियल सेपरेशन जो है वो सेक्शन 10 के अंदर डिफाइंड है। अगर कोई पार्टी चाहे डिवोर्स नहीं लेना चाहती है, जुडिशियल सेपरेट होना चाहती हैं, तो कि ये उस उम्मीद पे करते हैं कि हो सकता है कि रिलेशंस वापस से रिज्यूम्ड हो जाए। सो अगर कोई पार्टी सेक्शन 10 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले लेती हैं और उस जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी 1 साल तक, या ये चीज लिखा है फॉर 1A का पार्ट 1A कैपिटल ए का सब पार्ट 1 ये कहता है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद भी कोई कोहैबिटेशन नहीं हो सका है, 1 साल तक भी कोई कोहैबिटेशन नहीं हो सका है, तो वो पार्टी भी चाहे, जो वो पिटिशनर चाहे, जो डिवोर्स की एप्लीकेशन जो पिटिशन है फाइल कर सकते हैं। और फिर दूसरा पार्ट लिखा है
there has not been restitution of the conjugal rights as between the parties to the marriage for the period of 1 year onwards after the passing of the decree of the restitution of the conjugal rights in the proceeding in which they were the parties. अगर कोई भी स्पाउस हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर सेक्शन 9 के अंदर कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन डालते हैं कि कोर्ट उनको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री दे देती है कि हाँ, अपोजिट पार्टी को कहती है कि डायरेक्शन देती है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहिए, उसके बाद भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री लेने के बाद भी वो स्पाउस जो है, वो हस्बैंड या जो वाइफ हो, जो भी हो, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो पिटिशनर चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जो वो पिटिशनर जिनके फेवर में डिग्री गई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, वो चाहे डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द डिग्री ऑफ द रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स के साथ, कि कोर्ट की डिग्री के बाद भी पार्टी जो है, जो स्पाउस है, वो आने को तैयार नहीं है, तो इस ग्राउंड को आधार पे आप हमें डिवोर्स दे दिया जाए। आगे से देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे जो बनाया है पार्ट, ये तो था पार्ट 1। पार्ट 1 के कई डिविजन्स थे। पार्ट 1 के पार्ट 1 था, पार्ट 1 के सब पार्ट 1 था, फिर 1A था, 1B था, फिर 2, 3 था, सब मतलब पार्ट सब पार्ट जो 2, 3 था, 4 था, मतलब 4 तो डिलीट कर दिया गया था, 5 था, 6 था, 7 था, फिर कैपिटल 1A था, फिर 1A का सब पार्ट 1 था, सब पार्ट 2 था। तो ये तो सारा पार्ट 1 ही था, सेक्शन 13 का पार्ट 1 था। अब सेक्शन 13 का पार्ट 2 पे आते हैं। वो ये कहते हैं, वो बनाया है सिर्फ वाइफ के लिए, लिखा है कि वाइफ मे आल्सो प्रेजेंट ए पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ऑफ हर मैरिज बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड नंबर 1। 2 का सब पार्ट 1 ये कहता है कि इन केस ऑफ एनी मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर कमेंसमेंट, और दैट द वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड before such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner। देखिए अब ये एक्ट जो है 1955 का, ये काफी जो है, जो मतलब काफी टाइम निकल गया, लेकिन फिर भी इससे पार्ट 2 ये कहता है कि अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट जो हुआ था उससे पहले अगर वाइफ तब भी डिवोर्स की पिटीशन डाल सकती है, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से पहले अगर हस्बैंड ने शादी कर रखी थी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, और एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द पिटिशनर। अगर पिटिशनर की जो की वाइफ है, वो अगर चाहें तो इस ग्राउंड पर भी डिवोर्स ले सकती हैं कि हस्बैंड जो है, जो एक्ट जो कमेंसमेंट होने से पहले जो थे वो शादीशुदा थे, और जो वाइफ थी वो अलाइव है, वो अभी तक अलाइव है। तो इस ग्राउंड पे भी लिखा है फिर साथ में ये प्रोविजन भी लिख रखा है, प्रोवाइडेड दैट इन आइदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर, और साथ में लिखा है कि इन आइदर केस द अदर वाइफ जो हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ है वो अलाइव होनी चाहिए, और फिर लिखा है कि द हस्बैंड हैज सिंस सोलमनाइजेशन मैरिज हैड बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और द बेस्टिलिटी। तो ऐसे केस में अगर कोई सीरियस ऑफेंस किया है, हस्बैंड ने गिल्टी हो गए हैं, एलिगेशंस से गिल्टी हो गए हैं, तो इस ग्राउंड पे भी वाइफ चाहे सेक्शन 13(2) का सब पार्ट 2 का जो बेनिफिट ले सकते हैं और डिग्री ऑफ डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर साथ में क्या पार्ट 3 के अंदर चलते हैं कि इन ए सूट अंडर सेक्शन 13 section 18 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, or in the proceedings under section 125 of the Code of Criminal Procedure, or the corresponding under section 488 of the Code of Criminal Procedure 1898, a decree or order as the case may be has been passed against the husband awarding the maintenance to the wife, notwithstanding that she was living apart and since the passing of such decree or order or cohabitation between parties has not been resumed for 1 year or upwards। तो देखिए कि एक वाइफ को एक और ग्राउंड मिला हुआ है कि अगर डिग्री रेस्टिट्यूशन अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर भी कोई ऑर्डर इशू हो गया है और वाइफ मेंटेनेंस ले रही हैं, और हिंदू चाहे वो जिस लेजिस्लेशन का जो भी इन्होंने लेजिस्लेशन बताया उसके अंदर अगर उनको वो रिलीफ मिल चुका है और उसके बाद भी 1 साल तक रिज्यूम नहीं हुए हैं, तो वाइफ इस ग्राउंड पे भी जो है वो डिवोर्स की एप्लीकेशन मतलब पिटीशन है वो फाइल कर सकते हैं। फिर नंबर 4 क्या कहता है कि दैट हर मैरिज whether consummated or not was solemnized before she attained the age of 15 years, and she had been repudiated the marriage
after attaining the age but before attaining the age of 18 years। तो ये बताया, ये उनके लिए बताया कि जिनकी 15 साल से पहले शादी हो जाती है और 15 साल होने के बाद वो कहती हैं कि नहीं, ये मैरिज जो है मैं इससे मैरिज से सहमत नहीं हूँ, लेकिन 18 साल से पहले अगर वो ये रिप्यूडिएट करती थी, क्लेम करती थी कि मैरिज की जो है मेरी कंसेंट के मतलब मैं तब 15 साल से कम थी और 18 साल से पहले वो रिप्यूडिएट कर देती है, कह देती है कि जो मैरिज जो है मतलब जो लीगली वैलिड नहीं है, तो इस केस पे वो वाइफ चाहे डिवोर्स ले सकती हैं। और फिर लिखा है कि दिस क्लास अप्लाइज टू वेयर वेदर मैरिज वाज सॉल्वनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आगे फिर चीज बताइए, आगे सेक्शन ये तो हो गया 13 का। अब 13A के ऊपर देखिए, ये क्या कहते हैं कि अल्टरनेटिव रिलीफ इन द डिवोर्स प्रोसीडिंग in any of the proceedings under this act on the petition for the dissolution of the marriage by decree of divorce except as the petition found in on the grounds of clauses 2, 4, 2, 6 and 7 subsection 13 the court may, if the considered is just and proper to do so having regards to the circumstances case, pass instead a decree for the judicial separation। अगर कोर्ट को लगता है कोई भी जैसे कोई पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर और सेक्शन जो है 2 सेक्शन सब सेक्शन पार्ट 1 के जो सब पार्ट्स हैं 2, 6 और 7 को छोड़ के कोई भी अगर इस ग्राउंड पे अगर कोई पिटीशन डालते हैं कोर्ट अगर अपने डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो वो डिवोर्स देने के बजाय जुडिशियल सेपरेशन भी अवार्ड कर सकती हैं। लेकिन जो 2, 6 और 7 है वो जो सब पार्ट ऐसे बने हुए हैं कि उसमें कोई मतलब जो है रिलीफ की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि 2 पार्ट ये कहता है कि अगर वो हिंदू से सीज्ड हो गए हैं पार्ट 1 का, और 6 ये कहता है कि रिनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बाय एनी अदर रिलीजन और हैज नॉट बीन इन द पीरियड ऑफ मतलब अलाइव फॉर द पीरियड ऑफ 7 years। तो ये 3 तो ऐसे ग्राउंड है कि कोर्ट को इस चाह के भी जुडिशियल सेपरेशन नहीं दे सकता है। तो ये चीज सेक्शन 13A कहता है। अब B के कहता है डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट। ये जो पहले जो हमने डिस्कस किए थे वो डिवोर्स चाहे हस्बैंड भी ले सकता था, वाइफ ले सकती थी, लेकिन जो सेक्शन 13B जो है वो साफ साफ कहता है डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट। तो मोस्टली लोग इसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि जब भी कोई डिवोर्स फाइल करता है, कोई हस्बैंड फाइल कर रहा है वाइफ के अगेंस्ट और वाइफ फाइल करती है हस्बैंड के, तो कई सालों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो मिनिमम 4 से 5 साल तक का टाइम जो है वो ADJ की कोर्ट या फैमिली कोर्ट में लग जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट टू द अपील, क्योंकि डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो कंफर्म तभी होती है जब तक जो है अपील का जो टाइम है, जो अपील जब तक डिस्पोज ना हो जाए। और हाई कोर्ट्स में अपील डिपेंड करता है कौन सी स्टेट की है, वो उसमें भी कई साल लग जाते हैं। तो टोटल ओवरऑल जो है वो जो है कि 10 years से ज्यादा का समय लग सकता है। तो अगर इसलिए शॉर्ट फॉर्म में अगर दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है सेक्शन 13B के अंदर, वो अपने काफी प्रीशियस जो गोल्डन लाइफ्स हैं वो बचा सकते हैं rather than फेस मतलब लिटिगेशन स्टार्ट करके, क्योंकि लिटिगेशन स्टार्ट करेंगे तो उस अपोजिट पार्टी भी डिफेंड करेगी, तो उसमें कई साल लग जाते हैं। तो ये लिखा है डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट, ये सबसे इजीएस्ट और शॉर्ट वे है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। ये लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स मे बी प्रेजेंटेड to the district court by both the parties to the marriage, whether such marriage was solemnized before or after the marriage laws 1976, on the grounds that they have been living separately for the period of 1 year or more, that they have not been able to live together and they have been mutually agreed that the marriage has been dissolved। देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई थी कि जो 1 year का जो पीरियड है वो कितना मतलब सही है लेजिस्लेशन का नहीं है, वो हम इस वीडियो के स्कोप के अंदर नहीं डिस्कस कर सकते हैं। उसकी जजमेंट का हम कभी और दूसरा वीडियो बनाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लेजिस्लेशन ये कहता है कि अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहती हैं तो वो जॉइंट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन पहला ग्राउंड यही है कि 1 साल से वो दोनों पार्टीज जो है वो सेपरेटली रह रही हैं। देखिए लेजिस्लेशन ये कहता है। और फिर ये लिखा है कि जब वो पिटीशन जॉइंट पिटीशन फाइल करेंगे तो फिर क्या लिखा है, ऑन द मोशन by both the parties made not earlier than 6 months after the date of the presentation of petition referred in subsection part 1 and not later than 18 months from after the said date. If the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied after hearing the parties and making such inquiry as things are possible, the marriage has been solemnized and that a vermin is in the petition to pass a decree for the divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of decree।
तो देखिए यही बताया है कि जब जॉइंट पिटीशन फाइल करेंगे तो कोर्ट जो है वो फर्स्ट मोशन पास करेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट मोशन जो होगा वो मिनिमम जो होगा 6 मंथ से पहले नहीं होगा और 18 महीने जो मंथ्स है उसके बाद नहीं होगा। मीनवाइल अगर कोई भी पार्टी चाहे वो अपनी कंसेंट वापस ले सकती हैं, और अगर कंसेंट वापस ले लेती हैं तो फिर तो अपने आप ही सेक्शन 13B का वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। जब लेकिन कंसेंट वापस नहीं लेती हैं तो फिर कोर्ट जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, और उसके बाद जब लिखेंगे कि जो दोनों की जो अवर्मेंट्स हैं वो जो एकदम ठीक है तो फिर उसके बाद ही डिग्री ऑफ डाइवोर्स जो होगा वो अवार्ड करेंगी, और उस जिस डेट को डिग्री ऑफ डाइवोर्स होगा वहीं से ही मैरिज जो है वो डिसॉल्व की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री। फिर लिखा है, अब फिर ये तो था सेक्शन 13 हमने डिस्कस किया, सेक्शन 13(1) डिस्कस किया, सेक्शन 13(2) डिस्कस किया, फिर सेक्शन 13A डिस्कस किया, फिर सेक्शन 13B डिस्कस किया। तो अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 में ये लिखा है कि नो पिटीशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड ऑफ 1 year ऑफ द मैरिज। ये टाइटल जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें साफ लिखा है कि अगर जो मैरिज हो चुकी है और 1 साल से पहले जो है वो पिटीशन जो है कोई भी जो डिवोर्स की पिटीशन है नहीं फाइल कर सकते हैं। और लिखा है कि notwithstanding anything contained in this act it shall not be competent for any court to entertain such petition for resolution of the marriage by decree of divorce unless at the date of presentation of the petition 1 year has been less since the date of the marriage। तो ये कहा है कि कोर्ट कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है इस पिटीशन को लेने के लिए जब तक 1 साल ना हो जाए। 1 साल अगर जब 1 साल हो जाता है उसके बाद ही इंटाइटल्ड है, मतलब जो है एंटरटेन कोर्ट्स एंटाइटल्ड है, मतलब जो ग्रीवेंसेस जो पिटिशनर्स की सुनने के लिए। फिर लिखा है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे अपॉन द एप्लीकेशन मेड इनटू अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट इन दैट behalf allow a present petition to be presented before 1 year has been left since date of the marriage on the ground is the case of the one exceptional hardships to the petitioner or exceptional depravity of the court of the respondent। तो देखिए क्या है कि कोर्ट चाहे कि मतलब चाहे तो वो 1 साल से पहले भी पिटीशन है वो ले सकती है, लेकिन जो है कि उस पिटिशनर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि उसे बहुत ज्यादा हार्डशिप्स हो रही है या फिर जो रिस्पोंडेंट ने बहुत ज्यादा जो है डिप्रेविटी की है, उसके साथ एक्सेप्शनल डिप्रेविटी की है। तो आगे इस साथ में लिखा है कि बट इफ इट इज अपेयर्स टू द कोर्ट आफ्टर एट द हियरिंग ऑफ द पिटिशन द पिटिशनर ऑब्टेन्ड लीव टू द प्रेजेंट इज बाय एनी मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, the court may, if pronounces a degree, do so subject to the condition that the degree shall not be effective until 1 year of the expiry of the 1 year from the date of the marriage, or may dismiss the petition without prejudice to the petitioner, which may be brought after expiration of said 1 year upon the substantially the same facts as those of alleged in support of the petition of the petition or so dismissed। तो देखिए कोर्ट आपको लगेगा कि चाहेगी तो वो 1 साल से पहले भी पिटीशन है वो ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट जो है अगर लगता है कि अगर वो पिटीशनर सेटिस्फाइड कर दे कि बहुत ज्यादा हार्डशिप्स हो रही है, डिप्रेविटी की है, साथ में लिखा है कि अगर पिटीशन कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स के साथ दी जा सकती है तो कोर्ट जो है जो डिग्री है वो प्रोनाउंस कर सकता है, लेकिन साथ में ये भी कह देगा, कंडीशन लगा देगा कि इस डिग्री के इफेक्ट वैल्यू जो है इफेक्ट तभी होगा जब 1 साल जो है एक्सपायर्ड हो जाएगा, और या फिर डिसमिस भी कर सकती है उस पिटीशन को। जो फिर पिटीशनर के पास तभी राइट होगा वो सेम फैक्ट्स जो है सब्सिक्वेंट पिटीशन में ले सकेगा। कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि डिसमिस कर देती कि 1 साल नहीं हुआ तो पिटीशनर के पास राइट रहेगा कि वो सेम ग्राउंड्स सब्सिक्वेंट पिटीशन में फाइल कर सकता है आफ्टर द लैप्स ऑफ द 1 year, 1 साल होने के बाद। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। In disposing of any petition under this act for the leave to be present for the divorce before the expiration from the date of marriage, the court shall have regards to the interest of any children of the marriage and the question whether there is any reasonable probability of the reconciliation between the parties before the expiration of the sun period। तो कोर्ट पहले बच्चों का इंटरेस्ट भी देखेगी और साथ में रिकॉन्सिलेट करने की भी कोशिश करेगी कि डिग्री ऑफ डाइवोर्स लेने के लिए। तो ये तो सेक्शन 14 क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेक्शन 15। लिखा है डिवोर्स पर्सन्स व्हेन मे मैरी अगेन। देखिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन से हमें पता चलेगा कि जो डिवोर्स पर्सन्स हैं वो दोबारा शादी कब कर सकते हैं। तो ये लिखा है कि व्हेन ए मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय डिग्री ऑफ द डिवोर्स एंड आइदर देयर इज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिग्री और इफ देयर इज एनी राइट ऑफ द अपील
the time of appealing has been expired without an appeal has been presented or appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for the either the party to the marriage again. देखिए अगर फैमिली कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट हो, अगर कोर्ट जो है डिग्री अवार्ड कर देती है लेकिन अभी अपील का टाइम तो खत्म नहीं हुआ है, अगर अपील मीन टाइम वो अपील का जो टाइम खत्म हो जाता है और कोई अपील नहीं फाइल की जाती है जो कि 90 डेज तक का टाइम है सेक्शन 28 के अंदर बता रखा है, अगर वो अपील नहीं फाइल की जाती है तो डिग्री और डाइवोर्स लेने के 90 डेज के अंदर ही, मतलब 90 डेज के बाद ही जो है वो फाइल कर सकते हैं, मतलब सेकंड मैरिज कर सकते हैं। तो ये था अपील फ्रॉम द डिग्री। हाँ देखिए 90 डेज का जो पीरियड है ये बता रखा है। तो ये फैमिली कोर्ट में 30 डेज का टाइम दे रखा है, लेकिन जो प्रिवेल करेगा वो सेक्शन जो है 28 पर प्रिवेल करेगा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो 90 डेज के अंदर अगर पिटीशन नहीं फाइल की गई अपील की तो फिर जो डाइवोर्सी पर्सन है वो शादी कर सकता है। लेकिन 90 डेज से बीच में अगर कल को मैरिज कर लेते हैं कोई भी डाइवोर्सी, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, डाइवोर्स लेने के बाद अब मैरिज कर लेते हैं तो फिर वो लीगली मेंटेनेबल नहीं होगी, क्योंकि लीगली मेंटेनेबल जो है वो तभी हो पाएगी या 90 डेज का पीरियड लैप्स हो गया। अगर इन मीन टाइम अगर हाई कोर्ट में जो है फर्स्ट अपील एडमिट कर ली जाती है 90 डेज से पहले, और इवन 90 डेज अगर हो भी जाते हैं, अगर वो मैरिज नहीं की होती है, अगर एडमिट कर ली जाती है, फिर जब तक अपील पूरी तरह डिस्पोज नहीं हो जाती है तब तक वो जो डिवोर्सी पर्सन है वो शादी मैरिज नहीं कर सकते। यही चीज लिखी है, इफ such appeal the appeal time of appealing has been expired or without appeal has been presented or if appeal has been presented but has been dismissed। तो अगर अपील फाइल कर दी है, डिग्री और डाइवोर्स मिल गया और उसके ऊपर अपील फाइल कर दी है, और लेकिन अगर वो अपील डिसमिस हो जाती है, अब कब वो डिसमिस होती है, कितने साल बाद होती है, वो इसका लेजिस्लेशन में नहीं लिखा, लेकिन जो अपील जो है वो डिसमिस हो जाती है तब भी डाइवोर्सी पर्सन चाहे वो रीमैरिज कर सकते हैं। तो पहले तो डाइवोर्स मिलने में ही 5 साल का तो टाइम लग जाता है ऑन एवरेज, और उसके बाद जो अपील फाइल की जाती है वो होती है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में कितने साल लगते हैं वो हर स्टेट की पेंडेंसी ऑफ केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी टोटल ओवरऑल जो है वो 5 साल से लेकर मतलब 10 ईयर्स तक भी लग सकते हैं, मिनिमम 10 ईयर्स तक भी लग सकते हैं ये सेकेंडरी मैरिज के लिए। तो इसलिए सेक्शन 13B का ही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर इस बीच अगर डिग्री और डाइवोर्स मिल जाता है और अगर अपोजिट पार्टी जो है टाइम पीरियड ऑफ जो 90 डेज के टाइम तक वो अपील नहीं फाइल करती हैं, और अगर वो टाइम 90 डेज का भी लैप्स हो जाता है तो फिर वो डिग्री और डाइवोर्स के बाद भी वो मैरिज कर सकते हैं। तो अगर इन केस अपील एडमिट हो जाती है और फिर जब तक वो ऑर्डर अपील जो डिसमिस नहीं होती है तब तक वो जो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं, मतलब जो डाइवोर्सी पर्सन है वो सेकंड रीमैरिज नहीं कर सकते। इन केस डिग्री ऑफ डाइवोर्स डिसमिस हो गया और फर्स्ट अपील जो है वो अलाउड, मतलब फर्स्ट अपील अलाउड हो गई है डाइवोर्स पर्सन की, तो उस केस में जो अपोजिट पार्टी का भी फर्स्ट राइट का अपील होगा वो जो कि होगा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। जब तक फर्स्ट अपील का जो ऑर्डर जो है वो आ नहीं जाता, और जब फर्स्ट अपील का ऑर्डर आ जाएगा वो ऑर्डर मर्ज हो जाएगा जो कि लोअर कोर्ट की डिग्री के साथ। तो अगर वो फर्स्ट अपील भी जो है डिसमिस हो जाती है जो जिस स्पाउस के अगेंस्ट में डिग्री गई है, तो फिर जो है जो पिटिशनर है वो एलिजिबल है सेकंड मैरिज के लिए। लेकिन अगर ऑर्डर ओवरटर्न हो जाता है तो फिर उसके नेक्स्ट जो अपील बनती है वो बनेगी जो भी स्पाउस को डाइवोर्स मिला होगा। मान लीजिए एक हस्बैंड है, उसको डाइवोर्स मिल गया है, और अगर वाइफ है उसके अगेंस्ट में गया ऑर्डर और हस्बैंड के डाइवोर्स मिल गया, तो वाइफ अगर इन केस अपील फाइल कर देती हैं 90 डेज से के अंदर अपील फाइल कर देती हैं, जब तक अपील का ऑर्डर नहीं आ जाता है, अगर वाइफ की डिसमिस हो जाती है तो हस्बैंड इंटाइटल्ड है मैरिज करने के लिए। अगर हस्बैंड की डिग्री मिल गई है और वाइफ ने 90 डेज तक अपील नहीं फाइल किया है, तब भी हस्बैंड 90 डेज के बाद टाइम के बाद वो एलिजिबल है सेकेंडरी मैरिज के लिए। लेकिन अगर इन केस डिग्री मिल गई है और हस्बैंड वाइफ ने फर्स्ट अपील फाइल कर दी है और फर्स्ट अपील वाइफ की अलाउड हो गई है, तो फिर हस्बैंड एंटाइटल नहीं है मैरिज के लिए। फिर हस्बैंड को अपनी फर्स्ट अपील फाइल करनी होगी अगेंस्ट दी हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, जो कि बनती है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक वो है मैरिज जो है रीमैरिज नहीं कर सकते। तो ये था सेक्शन जो था डाइवोर्सी पर्सन व्हेन मैरिज अगेन। तो ये देखिए ये वीडियो था वो जो बनाया गया था, वो बनाया गया था डाइवोर्स के लिए।
उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा, और अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।